हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंपनी से ही रिलेटेड है। और आप लोग को मालूम होगा कि अभी हम लोग कंपनी से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डे बाय डे आप लोग को क्लास प्रोवाइड करते जा रहे हैं। उसी सीरीज में आज का एक नया क्लास है जिसका नाम है स्कंद। अब स्कंद क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसी क्लास में मैं आप लोग से ये भी डिस्कस करूंगा कि अंश और स्कंद में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक इसी क्लास में डिस्कस होने जा रहा है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जो है अच्छे से देखिएगा तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अंश तो पता है और आप लोगों को इसी चैनल पे आपने क्लास किया भी होगा तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग स्कंद के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास और समझते हैं कि स्कंद क्या होता है। तो चलिए स्कंद देखते हैं क्या है। तो स्कंद ध्यान से देखिएगा, किसी भी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के सम्मिश्रण से एकत्रित राशि को स्कंद कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको समझिए क्या है। फिर से मैं एक बार रीड करता हूं। किसी भी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों से, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अंश पर आपको मालूम होगा कि टुकड़ों में पैसा मांगा जाता है। मान लीजिए किसी भी अंश का जो है मूल्य 10 रुपया है, ठीक है, तो चुकता मूल्य क्या हो गया? पूर्ण। देखिए यहाँ पे क्या है, चुकता नहीं है, क्या लिखा है? पूर्ण चुकता। मतलब 10 का अंश है तो 10 आपने पेड कर दिया। मान लीजिए कि 50 रुपए का है तो वो 50 पूरा करना पड़ेगा। यदि 100 रुपए का है तो 100 रुपया आपको भुगतान कर दिया हो, इसका मतलब होता है पूर्ण चुकता। ठीक है, और चुकता मतलब कि कुछ बाकी है, कुछ आपने नहीं दिया है या कुछ दे दिया, ऐसे हो गया। इसको याद रखिए, पूर्ण लिखा है। पूर्ण चुकता मतलब 10 का शेयर है, 10 आपने दे दिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर से देखिए, किसी भी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के सम्मिश्रण से एकत्रित राशि को क्या कहते हैं? हम लोग स्कंद कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, जब कंपनी के अंशों पर पूरा भुगतान हो जाता है। अब जैसे मैंने समझाया, पूरा मतलब जितने का अंश है उसमें आपने कुछ भी बकाया नहीं रखा, पूरा का पूरा भुगतान कर दिया है। ठीक है, तो उसे स्कंद में बदला जा सकता है। ठीक है, अभी कैसे वो मैं बता रहा हूं। अंशतः चुकता अंशों को स्कंद में नहीं बदला जा सकता। अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया है, अंश से स्कंद में बदलने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पूर्ण चुकता होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साफ साफ आप देख रहे हैं कि अंशतः मतलब पार्टली। जैसे कि 10 का अंश से आपने 9 पेड कर दिया, 1 रुपया बाकी है ना, तो नहीं होगा। 10 का चीज मान लिया आपने 8 पेड कर दिया, 2 बाकी है ना, नहीं होगा। 100 का चीज आपने 80 पेमेंट कर दिया, 20 बाकी नहीं होगा। मतलब कुछ बाकी है, आप उसको नहीं परिवर्तित कर सकते। यानी कि आपको अंश से और स्कंद में बदलना है तो आपको क्या है? पूर्ण चुकता होना चाहिए। अब अंश क्या होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में अंश किसे कहते हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स का जो क्लास है उसको आप देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, अभी स्कंद पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब अंश और स्कंद दोनों डिस्कस कर लेंगे तो आप लोग को अंतर जो है समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या लिखा है देखिए फिर से, जब कंपनी के अंशों पर पूरा भुगतान हो जाता है। पूरा भुगतान को क्या बोलते हैं हम लोग? अभी मैंने बताया पूर्ण चुकता। ठीक है, पूरा भुगतान जब हो जाएगा तभी आप उसे क्या कर सकते हो? स्कंद में बदल सकते हो। ठीक है, अंशतः चुकता अंशों को स्कंद में नहीं बदला जा सकता। एकदम दिमाग में इसको बैठा लीजिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है, स्कंद का आशय। ये आपको मैं एक समझा दिया, इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो या फिर अन्य शब्दों में भी बोल सकते हो। स्कंद का आशय चुकता अंशों की इकट्ठी रकम से है जिसे बाद में किसी भी रकम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है ताकि अंशों की किसी भी रकम को हस्तांतरित किया जा सके। क्लियर हो गया? ध्यान से इसको फिर से पढ़ लीजिए। स्कंद का आशय क्या होता है कि चुकता अंशों की इकट्ठी रकम से है जिसे बाद में किसी भी रकम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है ताकि अंशों की किसी भी रकम को हस्तांतरित किया जा सके। क्लियर है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप पढ़ने जा रहे हो। ये लाइन देखिएगा क्या लिखा है कि प्रत्येक स्कंद अंश होता है। प्रत्येक स्कंद अंश होता है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं क्या, कि प्रत्येक स्कंद अंश होता है, ठीक है, किंतु प्रत्येक अंश स्कंद नहीं होता। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए कोई शेयर है, ठीक है, मान लीजिए कि उस शेयर का दाम 10 रुपया है और उस पे आपने पूरा चुकता कर दिया, तो आप क्या है, उसको आप स्कंद में परिवर्तित करवा सकते हो। तो क्या हो गया? वो स्कंद हो गया। तो कहीं ना कहीं वो अंश ही तो था, तब ना स्कंद बना। लेकिन आपने पूर्ण चुकता नहीं किया, पूर्ण चुकता नहीं किया
तो वो तो अंश है ही, लेकिन स्कंद नहीं है। तो इसीलिए लिखा गया है कि स्कंद जो है अंश होता है, क्योंकि कब कौन सा अंश होता है? फुल्ली पेड अप, जिसपे आपने पूर्ण चुकता किया वो होता है। यदि कोई पूछ देता है कि सभी स्कंद जो अंश होता है तो कौन सा वाला, तो बोलिए कि जिस अंश पर फुल्ली पेड अप हो चुका है, यानी पूर्ण चुकता हम कर दिए हैं, तो उसको हम ये कहते हैं। किंतु प्रत्येक अंश स्कंद नहीं होता। क्यों? ये कौन सा अंश होगा? जिसपे आपने पार्टली पेमेंट किया, यानी कि पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया है। तो आप लोग को स्कंद क्या होता है समझ में आ गया होगा, और अंश क्या होता है इसको आपको पहले ही समझाया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग अंतर को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अंतर देखते हैं किसमें? अंश और स्कंद में। ठीक है, देखिए आपको बोर्ड पे 3 कॉलम दिख रहा होगा। पहला कॉलम हमारा अंतर का आधार रहेगा जो दिख रहा है आपको, दूसरा अंश रहेगा, तीसरा पे जो है स्कंद लिखा रहेगा। बारी बारी से हम लोग अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहले जो अंतर का आधार हमें दिया है क्या? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य के आधार पे हम लोग अंतर करेंगे। तो अंश का अंकित मूल्य होता है, और स्कंद में क्या लिखा है कि स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया है क्या कि अंश का अंकित मूल्य है, तभी तो आप उस पर चुकता करोगे ना। उसी पे आप जो है पूर्ण चुकता कब करोगे? जब उसका मूल्य रहेगा तब। और स्कंद का अंकित मूल्य क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो अंश ही है। अंश का जब पूर्ण चुकता हो जा रहा है तो वो अंश स्कंद में परिवर्तित किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो उसका कोई अंकित मूल्य नहीं होता। ठीक है, पहला अंतर हमारा ये था। अब दूसरा अंतर देखिए हमारा क्या है? पूर्णतः चुकता होना। तो अंश में लिखा है कि अंश का पूर्णतः चुकता होना आवश्यक नहीं है, और स्कंद में क्या लिखा है कि स्कंद का पूर्णतः चुकता होना आवश्यक है। अब ऐसा क्यों? तो अंश का पूर्णतः चुकता होना आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस पे जो है पार्ट बाय पार्ट जो है पैसा मांगा जाता है अंश पे। तो आपने केवल एक आवेदन ही दिया तो भी तो वो अंश है, आवंटन दिया तो भी वो अंश कहलाता है, और कॉल्स को दिया तो भी वो अंश कहलाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप होता रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि पूर्णतः चुकता होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक अंश का पूर्णतः चुकता नहीं होगा तो स्कंद में परिवर्तित होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें लिखा है क्या कि अंश का पूर्णतः चुकता होना आवश्यक नहीं है और स्कंद का पूर्णतः चुकता होना आवश्यक है। चलिए अब देखिए तीसरा अंतर क्या लिखा हुआ है? हस्तांतरण का। हस्तांतरण में देखिए कि अंतर का आधार था, और अंश में क्या लिखा है कि इसका हस्तांतरण केवल पूर्ण मूल्य में होता है, और उसमें लिखा हुआ है क्या? स्कंद में इसका हस्तांतरण टुकड़ों में भी हो सकता है। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा अंतर क्या है? तो चौथा अंतर का जो आधार है वो संख्या से है। ठीक है, तो प्रत्येक अंश की एक निश्चित संख्या होती है। आप लोग जानते होंगे किसी भी कंपनी की जो पूंजी होती है अंशों में विभक्त होती है, और अंशों की संख्या जो है वो एक निश्चित करके जो निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला है, पूरा डिटेल्स जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्कंद की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए पांचवा अंतर क्या है हमारा? तो पांचवा अंतर देखिए सदस्यता है। ठीक है, अंतर का आधार अंश में देखिए क्या लिखा है कि एक अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। ठीक है, और स्कंद में क्या लिखा है कि इसमें सदस्यता होना आवश्यक नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अंशधारी जो है कंपनी का सदस्य होगा और स्कंदधारी जो है कंपनी का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं। अगला दिया है हमारा अंतर का आधार में पंजीकृत होना। पंजीकृत होना में क्या? अंश सदैव पंजीकृत होते हैं, और स्कंद में क्या है कि स्कंद का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? 6 अंतर। अब देखिए 7वां अंतर क्या है? निर्गमन। तो निर्गमन में क्या? निर्गमन अंतर का आधार है। अंश में देखिए क्या लिखा है कि अंशों का निर्गमन कंपनी के समामेलन के बाद होता है, और स्कंद में क्या है कि स्कंद का निर्गमन चुकता अंशों के मिश्रण से ही संभव है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? निर्गमन में क्या है? अंशों का निर्गमन कंपनी के समामेलन के बाद होता है, जबकि स्कंद का निर्गमन चुकता अंशों के मिश्रण के ही संभव है, मिश्रण से ही संभव है। और हमारा 8वां और ये लास्ट अंतर है। ठीक है, इसको समझिएगा। क्या है कि एक वर्ष के सभी अंशों का अंकित मूल्य समान होता है, ये अंश में। और स्कंद में क्या है कि इसका विभिन्न टुकड़ों में विभाजित होने के कारण अंकित मूल्य भी क्या होता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये आपका क्या था? अंश और स्कंद में अंतर। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और फिर इसको नोट भी कर सकते हैं आसानी से आप। तो इस हिसाब से आपका जो है आज के क्लास में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, स्कंद क्या होता है और अंश और स्कंद में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये सब सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह क्लास कंटिन्यू करते रहिए, अच्छे से करते रहिए। आपका जो है प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा, आसानी से, और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।